क्या कोई ऐसा जुल्म हो सकता है जिसे छिपाने के लिए अपराधी अपनी पूरी जान लगा दे, लेकिन गवाही वो इंसान दे जो इस दुनिया में है ही नहीं। एक तरफ कानून और पुलिस बेबस नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ एक अदृश्य ताकत धीरे धीरे कातिल के गले का फंदा बनने लगती है। आज की मूवी एक ऐसी अनोखी दास्तान है जो शुरू मौत से होती है, लेकिन आखिर तक आपको जिंदगी, प्यार और अपनों को खोने का असली मतलब सिखाती है। इसमें एक तरफ आंखों में आंसू ला देने वाला दर्द है, तो दूसरी तरफ रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो बिना देरी के मूवी स्ट्राइव में आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सूजी सैलमॉन नाम की एक लड़की हमें अपनी ही जिंदगी की कहानी सुना रही है। वो कहती है, मुझे अपने बचपन की हर बात आज भी अच्छी तरह याद है। जब मैं छोटी थी तो मेरी मेज पर कांच के एक ग्लोब के अंदर पेंगुइन का एक खिलौना रखा रहता था। मुझे लगता था कि वो पेंगुइन उस ग्लोब में बिल्कुल अकेला है, तो मुझे उस पर बहुत तरस आता था। लेकिन एक दिन बाबा ने समझाया कि वो पेंगुइन अकेला नहीं है, बल्कि अपनी दुनिया में बहुत खुश है और जिंदगी के पूरे मजे ले रहा है। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं भी अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लूंगी, और अगर कभी अकेले भी रहना पड़े तब भी मेरी खुशियों में कोई कमी नहीं आएगी। समय बीतने के साथ सूजी अब 14 साल की हो चुकी थी। उसका सपना एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का था, इसलिए वो बाबा के दिए कैमरे से तरह तरह की तस्वीरें खींचती रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से भी कहा, मैं बड़ी होकर अपना ये सपना जरूर पूरा करूंगी। उसकी जिंदगी की एक दिलचस्प बात थी कि वो अपनी माँ बाबा के साथ घर का सारा बेकार और टूटा फूटा सामान एक बहुत गहरे गड्ढे में फेंकने जाया करती। वो गड्ढा इतना गहरा था कि उसमें फेंकी गई चीज हमेशा के लिए गायब हो जाती, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये गड्ढा उसे ही गायब कर देगा। उसी गड्ढे के पास एक लड़की भी आया करती, जिसके चेहरे के अजीब हाव भाव देखकर सूजी के मन में तरह तरह के ख्याल आते थे। स्कूल के बाकी बच्चे तो उसे पागल समझते थे, लेकिन सूजी जानती थी कि वो पागल नहीं है, बल्कि उसे किसी अलौकिक या सुपरनैचुरल चीजों का एहसास हुआ करता था। खैर, सूजी आगे बताती है, मैं अपनी जिंदगी का वो दिन कभी नहीं भूल सकती जिस दिन मुझे अपने छोटे भाई के जोर जोर से चीखने की आवाज आई। दौड़कर पास पहुंचने पर मैंने देखा कि भाई के होंठ नीले पड़ चुके थे और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। सूजी को ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आती, फिर भी भाई की जान बचाने के लिए वो खुद कार चलाकर अस्पताल की तरफ भागी। रास्ते में उसके माँ बाबा ने उसे कार चलाते हुए देख लिया और वो भी तुरंत उसके पीछे पीछे अस्पताल पहुंच गए। सूजी के सही वक्त पे अपने भाई को अस्पताल पहुंचाने पर उसकी जान बच पाई। उसके माँ बाबा को भी समझ आया कि वो अपने भाई से कितना प्यार करती है। सूजी का छोटा सा परिवार है, माँ, बाबा, दादी, बहन और सबसे छोटा भाई। अब अस्पताल में उसकी दादी भी आती है। उन्होंने प्यार से सूजी से कहा, तुमने अपने भाई की जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो और लंबी उम्र जियो। तभी कहानी सुनारी सूजी की आवाज आती है, मेरी दादी ने मुझसे झूठ कहा था। सूजी ने ऐसा क्यों कहा ये आप आगे कहानी में जानेंगे, जो कि एक बड़ा राज है। खैर, अब आगे सूजी कहानी सुनाती है, मैं अपने स्कूल के एक सीनियर लड़के को बहुत पसंद करती थी और हमेशा उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश में रहती। एक दिन उसने गौर किया कि वो सीनियर लड़का भी उसे देख रहा होता है। शायद वो सूजी के दिल की बात समझ गया था और वो उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए शॉपिंग मॉल में बुलाता है। साथ ही एक खत भी दिया जिसमें उसके लिए शायरी लिखी गई थी। सूजी तो ये देखकर बेहद खुश हो गई। सूजी के पड़ोस में ही एक आदमी रहा करता था, जॉर्ज, जो रोज सूजी को स्कूल जाते देखा करता उस सुनसान रास्ते से। दरअसल सूजी अक्सर स्कूल जल्दी पहुंचने के लिए एक सुनसान मैदान वाले रास्ते से जाया करती थी। इस बार भी उस लड़के से जल्दी मिलने जाने के लिए वो उसी सुनसान मैदान वाले रास्ते से जा रही थी। तभी उसने वहाँ पड़ोसी जॉर्ज को देखा। उसकी नजरें और देखने का तरीका उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ से जल्द निकल जाना चाहती थी। लेकिन जॉर्ज अपनी मीठी मीठी बातों में उसे फंसाकर एक सुनसान और एकांत जगह पर बने अंडरग्राउंड कमरे में ले जाता है। कुछ देर बाद ही सूजी को वहाँ अजीब लगने लगा और जब उसने भागने की कोशिश की तो उस आदमी ने उसे दबोच लिया और वही दुष्कर्म करता है जो बस एक नामर्द ही औरत के साथ किया करता है। वो जॉर्ज का मुकाबला तो नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी किसी तरह खुद को छुड़ाकर अंडरग्राउंड कमरे से ऊपर भाग निकलने में कामयाब होती है। दूसरी तरफ सूजी के काफी देर तक घर न लौटने पर उसके माँ बाबा उसे ढूंढना शुरू करते हैं। अपने बाबा को चारों ओर उसकी तलाश करते देख
सूजी दौड़कर उनकी तरफ गई और उन्हें जोर जोर से आवाजें लगाती है, लेकिन बड़ी हैरत की बात, उसके बाबा उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे। वो और जोर से बाबा बाबा कहकर चिल्लाती है, लेकिन इस बार भी वो उसे सुन नहीं पाती। ये देखकर सूजी भी हैरान रह गई कि बाबा उसकी बातें क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद इस सच्चाई ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी कि वो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, बल्कि उसके सामने खड़ी उसकी आत्मा ही ये सब देख रही होती है। अपनी मौत का सच जानने के लिए वो एक बार फिर पड़ोसी के घर जाती है, जहाँ चारों तरफ खून फैला हुआ था और वो पड़ोसी उसकी लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था। तब जाकर सूजी को पता चला कि उसी आदमी ने पहले उसके साथ गलत काम किया और फिर उसकी हत्या कर दी। ये सब देखकर सूजी दर्द और गुस्से से चीख उठती है। वो मन ही मन सोचती है कि अपने दुखी और बेबस माँ बाबा के लिए वो उस आदमी से बदला जरूर लेगी और उसे जान से मारना ही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी इच्छा बन जाती है। तभी अचानक दौड़ते हुए सूजी को वही अजीब लड़की देख पाती है, क्योंकि वो सुपरनैचुरल चीजें देख पाती थी, जिसके बारे में मैंने आगे भी बताया था। साथ ही उस सीनियर का दिया सूजी का वो खत भी उसके पास है। यहाँ सूजी अब जीवन और मृत्यु के बीच की एक रहस्यमय दुनिया में फंसी हुई है। स्वर्ग जाने के लिए उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी होना बेहद जरूरी है। इसी वजह से उसे मुक्ति नहीं मिली है। इधर अब काफी वक्त गुजर चुका है। इन्वेस्टिगेशन टीम को मैदान से सूजी के माँ का हाथ का बुना टोपी मिलता है। पुलिस और उसके माँ बाबा को भी अब तक अंदाजा हो गया कि सूजी शायद अब जिंदा नहीं है, लेकिन सूजी के बाबा हार नहीं मानते। वो सूजी से बहुत प्यार करते हैं और वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी के कातिल को ढूंढकर उसे सजा दिला कर रहेंगे। जीवन और मृत्यु के बीच फंसी सूजी भी अपने बाबा की मदद करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती, क्योंकि वो तो ना उसे देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं। एक दिन उसके बाबा घर में काम कर रहे थे कि तभी उनकी नजर मोमबत्ती की लौ के रिफ्लेक्शन पर पड़ती है, जो खिड़की के शीशे पर अपने आप हिलता हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि असल में मोमबत्ती की लौ बिल्कुल शांत थी। ये देख उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद सूजी की आत्मा उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद सूजी छोटे छोटे इशारों के जरिए अपने बाबा को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी आत्मा अभी भी उनके आसपास है और वो कुछ कहना चाहती है। इन घटनाओं से बाबा का हौसला और मजबूत हो गया। उन्होंने तय कर लिया कि बेटी के हत्यारे को सजा दिलाकर ही रहेंगे। दूसरी ओर सूजी की माँ को दूसरे शहर में नौकरी का एक अच्छा ऑफर मिलता है। बेटी की मौत के बाद से वो गहरे डिप्रेशन में चली गई थी, इसीलिए उसने इस शहर को छोड़ने का फैसला किया, जबकि सूजी के बाबा और उसकी छोटी बहन वहीं रह गए। उनके घर के पास ही वो पड़ोसी जॉर्ज भी रहता था, लेकिन अब तक परिवार में किसी को उस पर जरा भी शक नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस भी जांच के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वो सबके सामने इतना सीधा और शरीफ बनने का नाटक करता है कि कोई उस पर शक नहीं कर पाता। अब कुछ समय बाद एक सुबह सूजी की छोटी बहन अपने कुत्ते को घुमाने बाहर निकलती है, तो वो कुत्ता जॉर्ज को देखते ही अजीब तरह से भौंकने और बेचैन होने लगा। कुत्ते का ऐसा बर्ताव और जॉर्ज की घबराहट देखकर सूजी की छोटी बहन के मन में पहली बार जॉर्ज को लेकर एक शक पैदा हुआ, लेकिन उसी वक्त वो जॉर्ज भी उसकी बहन को ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से देख रहा होता है। अब यहाँ एक बड़ा खुलासा हुआ कि जॉर्ज की आदत ही है छोटी छोटी लड़कियों को अपना शिकार बनाना, और अब वो उसकी बहन के साथ भी वही कुकर्म करने का प्लान बना रहा है जो सूजी के साथ किया था। असल में वो एक सीरियल किलर था जो सूजी से पहले भी 6 लोगों, 5 छोटी लड़कियां और एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर चुका था। सूजी की मुलाकात उन सभी की आत्माओं से भी होती है, क्योंकि वे भी उस रहस्यमय दुनिया में यानी जीवन और मृत्यु के बीच फंसी हुई है। जब तक वे सब मिलकर उस हत्यारे को उसके किए की सजा नहीं दिला देते, तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। धीरे धीरे 11 महीने बीत गए और इतने समय में छोटी बहन के अलावा किसी को भी जॉर्ज पर शक नहीं हुआ। फिर एक दिन उसके बाबा सूजी के कैमरे की रील से निकाली गई तस्वीरों को देखते हैं। वो हर एक महीने सूजी की ली गई एक रील की तस्वीरें निकाला करते थे, जैसा कि उसने सूजी के मरने से पहले वादा किया था, और ये आखिरी रील थी। उन तस्वीरों को ध्यान से देखने पर उन्हें एक सस्पिशियस आदमी दिखाई दिया, जो कि उनका ही पड़ोसी था। दरअसल जब जॉर्ज सूजी का पीछा करते हुए उसे बुरी नजरों से देखता था, तब सूजी ने अनजाने में अपने कैमरे में उसकी कई तस्वीरें खींच ली थी। उसके बाबा को कुछ तो अजीब लगा और एक दिन वो उसे मिलने उसके घर जा पहुंचे। वहाँ उसे वही फूल दिखे जैसे कि तस्वीर में थे, लेकिन अब मुरझा चुके हैं। तभी एक फूल को छूते ही वो खिल उठा
जैसे वो कुछ कहना चाहता हो जो सिर्फ उसके बाबा ही देख पाते हैं। अब उसके बाबा ने देखा कि जॉर्ज सूखी टहनियों से एक जाल तैयार कर रहा था। सूजी के बाबा ये जाने बिना उसकी मदद करने लगे कि वो जाल असल में उसकी छोटी बेटी के लिए बुना जा रहा था। लेकिन जाल को देखकर उनके मन में भी शक हुआ कि शायद ऐसा ही जाल बनाकर उसने सूजी की हत्या की होगी। वो उसे बहुत गौर से देखने लगे। सूजी के पिता की नजरें देखकर जॉर्ज समझ गया कि अब उस पर शक किया जा रहा है, तो वो उसे वहां से जाने को कहता है। लेकिन सूजी के बाबा उसका ही पीछा करने लगे। ये देख जॉर्ज जल्दी से अपने घर के अंदर घुस गया, क्योंकि सूजी की हत्या के सारे सबूत उसी के घर में छिपे थे। सूजी के बाबा बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करते, लेकिन जॉर्ज अंदर से दरवाजा पकड़े रहता है। सूजी के बाबा गुस्से में बोले, मुझे पता है कि मेरी बेटी की हत्या तूने ही की है। और इसके बाद वो घर लौट आया। कुछ समय बाद सूजी के घर पुलिस पहुंचती है, क्योंकि जॉर्ज ने सूजी के बाबा के खिलाफ घर में तोड़फोड़ करने की शिकायत दर्ज करा दी थी। पुलिस ऑफिसर उसे चेतावनी देते हुए कहता है, अगली बार अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। इतने में सूजी की छोटी बहन भी वहाँ आई और पुलिस से कहती है, मेरी बहन की हत्या जॉर्ज ने की है और आप उसे पकड़ने की बजाय मेरे बाबा को गिरफ्तार करने आए हैं। इस पर पुलिस ऑफिसर बोला, उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि उसी ने सूजी की हत्या की है। हालांकि उसकी बहन को अब तक पूरा यकीन हो चुका था कि उसी ने उसकी बहन का कत्ल किया है। इसीलिए एक दिन मौका देखकर वो चुपके से उसके घर के अंदर घुसी और सबूत तलाशने लगती है। काफी देर तक इधर उधर तलाशने के बाद आखिरकार उसे एक डायरी मिली, जिसमें जॉर्ज कोई भी अपराध करने से पहले उसका पूरा प्लान अपनी डायरी में पिक्चर्स ड्रॉ करके लिखता था। जब उसने वो डायरी खोली, उसमें सूजी को फंसाने से लेकर मारने तक का एक पूरा स्केच प्लान बना हुआ था। साथ सूजी की तस्वीरें और उसके सुनहरे बाल लगे देखकर वो दंग रह गई। वो समझ गई कि इस सीरियल किलर को गिरफ्तार करवाने के लिए ये सबूत ही काफी है। लेकिन तभी वो खूनी घर वापस आ गया और उसे फौरन एहसास हो गया कि उसके कमरे में कोई आया था। वो तेजी से अपने कमरे की ओर दौड़ा। उधर सूजी की बहन के पास अब फौरन भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो कमरे की खिड़की से ही बाहर को कूद गई। इससे पहले कि सीरियल किलर उसे पकड़ पाता, वो उठकर पूरी ताकत से अपने घर की ओर भागी। खूनी उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। घर पहुंचकर उसकी छोटी बहन ने देखा कि उसकी माँ वापस लौट आई है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। तभी सूजी के बाबा भी ऊपर से नीचे उतरे और कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। सूजी की बहन ने पुलिस को वो डायरी दिखाई, जिसे देखने के बाद ये पूरी तरह साबित हो गया कि जॉर्ज ही सूजी का हत्यारा था। लेकिन पुलिस के उसके पास पहुंचने से पहले ही वो अपना सारा सामान समेटकर शहर छोड़कर भाग चुका था, यानी वो पुलिस की गिरफ्त से बच निकला। जाते वक्त उसने जिस लॉकर में सूजी की लाश छिपा कर रखी थी, वही लॉकर उसी कचड़े से भरे गहरे गड्ढे में फेंकता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन उस वक्त उसे वही अजीब सी लड़की देख लेती है। इसके साथ ही यहाँ सूजी अपने स्वर्ग के सफर की ओर बढ़ती है, लेकिन उसके कदम रुक गए और वो वापस उसी गड्ढे के सामने आई जहाँ उसकी लाश फेंकी गई थी। वहाँ वो उसी अजीब लड़की को देखती है जो आत्माओं को देख और महसूस कर पाती है। सूजी अब उसके शरीर के अंदर घुसकर अपने प्यार उसी सीनियर को आवाज देती है, जो कि उसी लड़की के साथ ही काम करता है। सूजी उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरती है और दोनों एक दूसरे को एक आखिरी बार के लिए देखते हैं। सूजी की एक और इच्छा पूरी हुई और उस खूने दरिंदे की सजा वो ऊपर वाले के हाथों में ही छोड़कर वहां से चली गई। कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है कि जॉर्ज अब किसी दूसरे शहर में रहकर नई लड़कियों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। एक दिन वो एक लड़की का पीछा करते हुए बर्फ से ढके एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा, जहां अचानक बर्फ पर उसका पैर फिसलने से वो ऊंचाई से सीधे नीचे गिर पड़ता है। उसे एक दर्दनाक मौत नसीब होती है। उसने जिस तरह के अपराध किए थे उसकी सजा उसे मिली, और इतना ही नहीं, मौत के बाद भी उसे अपने बुरे कर्मों का दंड भुगतना पड़ेगा। इस तरह आखिरकार सूजी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ समय तक जीवन और मृत्यु के बीच की दुनिया में ही रहती है। वहां से वो अपने परिवार को देखती रहती है और उनकी भावनाओं को महसूस करती। धीरे धीरे जब काफी समय बीत गया और उसका परिवार उसकी मौत के दुख से पूरी तरह उभर गया, सूजी ने फैसला किया कि अब उसे स्वर्ग चले जाना चाहिए। स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले वो कहती है, मुझे अपना नाम बहुत पसंद है, सैल्मन, एक मछली की तरह। मेरा पूरा नाम
सूजी सैलमॉन। 6 दिसंबर 1973 को मेरी हत्या कर दी गई थी। मैं इस दुनिया में बहुत कम समय तक रह सकी और केवल 14 साल की उम्र में मुझे ये दुनिया छोड़नी पड़ी। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी लंबी उम्र जिए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आप इस दुनिया में हमेशा सुख और शांति के साथ अपनी जिंदगी बिताए। सूजी के इन्हीं भावुक शब्दों के साथ ये कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द लवली बोन्स की पूरी कहानी। इस फिल्म का आखिर हमें सिखाता है कि जिंदगी के सबसे बड़े दुख के बाद भी इंसान के पास आगे बढ़ने और संभलने की ताकत होती है। फिल्म की सबसे बड़ी सीख सूजी के फैसले से मिलती है, जहां वो अपने कातिल के प्रति नफरत और गुस्से को पीछे छोड़ देती है। वो उसे माफ करके खुद को नफरत की बेड़ियों से आज़ाद कर लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि नफरत की आग में जलकर कभी शांति नहीं मिल सकती। फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि सूजी अपनी मौत के बाद न सिर्फ अपने परिवार को बिखरते देखती है, बल्कि धीरे धीरे उन्हें उस सदमे से बाहर आते और दोबारा मुस्कुराते हुए भी देखती है। आखिरकार जब उसका परिवार उस गहरे दुख से उभरकर शांति पा लेता है, तभी सूजी की आत्मा को भी असली मुक्ति मिल जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अपनों का प्यार मौत के बाद भी कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सूजी की ये कही हुई कहानी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को हाइप ज़रूर करना ताकि ये आगे दूसरों तक भी पहुंच सके। जल्द मिलती हूँ अगले एक और नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।